नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला अकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी के संदर्भ में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अपन पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखिए, देखिए। आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है, यानी एक गांव है आकल गांव जैसलमेर का, वो किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है। जस्ता खनन के लिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए, मैगजीन खनन के लिए या फिर काष्ठ जीवाश्म के लिए। दोस्तों पूछा है आकल गांव कहां पर है? जैसलमेर में। क्या क्या है इसके आसपास बनने वाले सवाल? तो देखिए दोस्तों, आकल को कहते हैं जैसलमेर जिले में स्थित है और इसी आकल के बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम काष्ठ के किसके काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं, इसलिए इसको काष्ठ जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन जो लकड़ी के अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? आकल गांव जैसलमेर से मिले हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। अब दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछा है 2011 का। चार ऑप्शन है आपके सामने। 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पूछा है राजस्थान का जन घनत्व, किसका? राजस्थान का। तो पहली बात तो यह है कि जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व का मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी एरिया है, यानी प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन घनत्व कहा जाता है। अब पूछा है राजस्थान का जन घनत्व कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का जन घनत्व ध्यान रखना कितना है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। 200 क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान में औसत एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 200 लोग निवास करते हैं। कई बार सवाल ये पूछ लेता है आपसे कि भारत का जन घनत्व कितना है। ऐसे याद करने के लिए याद रखना कि भारत का जन घनत्व दोस्तों राजस्थान से ज्यादा है और कितना है? 382 है। अगला सवाल कि राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले का है? तो राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जन घनत्व है वो किसका है? जयपुर का है। तो सर्वाधिक जन घनत्व है जयपुर का और जयपुर का जो जन घनत्व है वो है 595। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 595 लोग रह रहे हैं। अब सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व किसका है? तो राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व है दोस्तों वो है जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। और जैसलमेर के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 17 व्यक्ति है वो निवास कर रहे हैं। अब सवाल कई बार यह पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका लगभग जन घनत्व उतना ही है जितना राजस्थान का है। यानी राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसका जो जन घनत्व है लगभग राजस्थान के बराबर है दोस्तों, वो है सिरोही। और सिरोही का ध्यान रखना दोस्तों, जो ये जन घनत्व है वो है 202। तो ध्यान रखना, जन घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। राजस्थान का जन घनत्व 200 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का जन घनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर। सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व कितना है? वो है 595। सवाल पूछा जाए कि सबसे कम किसका है? तो जैसलमेर जिले का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सवाल ये पूछ ले कि राजस्थान का किस जिले के साथ औसत जन घनत्व लगभग एक समान है? तो वो है सिरोही का, लगभग 202 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये सारे जो सवाल है एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। अगली बात, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जन घनत्व कौन सी जनसंख्या के आधार पर माने गए हैं? तो ध्यान रखना ये बात है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान का जन घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर है। यानी राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल
महिला साक्षरता दर कितनी है। यानी राजस्थान में अब महिलाओं की साक्षरता पूछी है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। चार ऑप्शन है, 52.66%, 56.66%, 65.46% और 82.14%। दोस्तों अब पूछिए राजस्थान की महिला साक्षरता। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की महिला साक्षरता है वो लगभग कितनी प्रतिशत है, 52% है राजस्थान की महिला साक्षरता। महिला साक्षरता। अब कई बार यह सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है। यानी राजस्थान में भी 33 जिलों में सबसे ज्यादा महिलाएं साक्षर किस जिले की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए, वो है कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है, कोटा जिले की है, लगभग 65.9%, लगभग 65%। लेकिन कई बार अगर ये सवाल पूछ ले कि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है, यानी सबसे कम महिलाएं किस जिले की पढ़ी लिखी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है जो जालोर। और जालोर के बारे में कहा जाता है कि जालोर महिला साक्षरता की दृष्टि से क्या हुआ है, राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है। यानी सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी किस जिले की है, जालोर जिले की। और जालोर जिले की लगभग कितनी है, 38%। यानी 100 में से 38 और 1000 में से 380 महिलाएं हैं क्या है, पढ़ी लिखी है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि कभी कभार आपको ये पूछ ले कि महिला साक्षरता की दृष्टि से, महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। यानी भारत में, भारत के संदर्भ में राजस्थान की अगर साक्षरता की दृष्टि से स्थान पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों 27वां है। महिला साक्षरता में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, 27वां है। यानी राजस्थान की महिलाएं हैं वो बहुत कम क्या है, साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना कि कोटा में महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, जालोर में सबसे कम पढ़ी लिखी है और राजस्थान की महिला साक्षरता 52% है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 27वां स्थान है। इस तरह के सवाल पूर्व में भी पूछे गए हैं और वापस रिपीट हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। चार ऑप्शन है आपके सामने, शेख हमीमुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन। दोस्तों पूछा है नागौर की दरगाह के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नागौर के अंदर जो दरगाह है वो किसकी है, यहाँ पर देखिए हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी है, हमीमुद्दीन चिश्ती या हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब ध्यान रखना दोस्तों, हमीमुद्दीन ये चिश्ती की दरगाह है, ये हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह नागौर के अंदर है। कहां पर है, नागौर के अंदर है। और कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि हमीमुद्दीन चिश्ती जो मुस्लिम संप्रदाय के किस सिलसिले से बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमीमुद्दीन चिश्ती थे ये किस सिलसिले से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे। तो इसके देखिए राइट आंसर होगा, वो होगा सुहरावर्दी संप्रदाय, यानी सुहरावर्दी सिलसिला। अगली बात कि ये दरगाह कहां पर है, नागौर के अंदर है। एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमीमुद्दीन चिश्ती है इनका जो उर्स होता है वो जन्माष्टमी के दिन होता है। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कौन सा सवाल है। आमेर में, कहां पर, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनाया। दोस्तों आमेर के अंदर पूछा है, चार ऑप्शन है, मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, फिर लिखा है सोय जय सिंह के द्वारा, फिर लिखा है मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। दोस्तों पूछा किसका है, आमेर में। आमेर में कौन सी देवी का, शीला देवी का। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, शीला देवी के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, आमेर में शीला देवी की मूर्ति, जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो किसने करवाया था, हमेशा ध्यान रखना मानसिंह प्रथम ने। यानी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था, शीला देवी का निर्माण करवाया था। अब सवाल यह पूछा जाता है कि शीला देवी की जो मूर्ति है वो कहां से लेकर आई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब मानसिंह जो मुगल शासक अकबर के दरबार के अंदर तैनात थे, उस समय अकबर के द्वारा इन्हें बंगाल विजय के लिए भेजा जाता है और बंगाल में जाते हैं और बंगाल के अंदर केदार, कहां पर, जैसोर के शासक केदार को पराजित करते हैं।
जैसोर बंगाल में एक जगह है, वहां का एक शासक था केदार, और केदार को पराजित करने के बाद ये जो मूर्ति है वो कहां पर लेकर आ जाते हैं, आमेर में लाते हैं, और आमेर में क्या कर देते हैं, स्थापित करवा देते हैं। अब ध्यान रखना, सवाल क्या पूछा जाता है, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिनकी गर्दन मुड़ी हुई है, यानी इनकी गर्दन बिल्कुल शेप नहीं है, एक जैसी नहीं है, ऐसे मुड़ी हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो है शीला देवी की जो गर्दन है वो मुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार शीला देवी का और इनका कोई वार्तालाप चल रहा था, और उसी समय इनके जो पक्ष में कोई और आ जाता है, तब ये गर्दन जैसी होती है वो मुड़ी हुई रहती है, और ये क्या करती है, वहां से चली जाती है, और वहां पर केवल मूर्ति ही इनकी रहती है। अगली बात ये भी पूछी गई है, ध्यान रखना दोस्तों, कि पहले शीला देवी को बलि किसकी चढ़ती थी, छाग बलि। दोस्तों छाग बलि का मतलब होता है नर बलि। और ध्यान रखना दोस्तों कि कई बार ये सवाल भी पूछा गया है कि राजस्थान में जीण माता के अलावा कौन सी देवी है जिनको 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। तो दोस्तों इनको भी पहले कितने प्याले शराब चढ़ती थी, 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते थे, 2.5 प्याले शराब। तो पहले यहाँ पर छाग बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती थी, बाद में यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी, और इसके बाद इस पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, शीला देवी के मंदिर के आसपास ये शीला देवी के बारे में इतने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल इनका कभी भी पूछ ले कि मेला कब आयोजित होता है, तो साल के अंदर 2 नवरात्र होते हैं, एक चैत्री माह का होता है, एक आश्विन माह का होता है। दोनों नवरात्रों में यहाँ पर विशाल मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था शीला देवी माता के जो आसपास बनने वाले सवाल थे वो वाले। अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर कौन सा है। सवाल है, ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। कौन सी गणगौर पूछी है, ढींगा गणगौर कौन से जिले की प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अजमेर है, कोटा है, इसके अलावा अजमेर है, झालावाड़ है, कोटा है और जोधपुर है। अब सवाल किसका पूछा है, ढींगा गणगौर। दोस्तों ये जो ढींगा गणगौर है इसका आयोजन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना हमेशा जोधपुर में होता है। कहाँ पर होता है, जोधपुर में। इसके अलावा अगर सवाल पूछ ले कब होता है, तो लगभग ध्यान रखना दोस्तों होली के जस्ट बाद में, फाल्गुन महीने में होली खत्म हो जाती है, यानी फाल्गुन पूर्णिमा के बाद वापस क्या हो जाता है, एक नया जो चैत्र महीना लगता है, और चैत्र महीने में इस मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। यानी ये कब से कब शुरू होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, चैत्र कृष्ण तृतीया से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया से चैत्र शुक्ल, यानी जो चैत्र शुक्ल पक्ष आता है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की कितने क्या, तृतीया। अब इस ढींगा गणगौर होता है, इसका क्या प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ढींगा गणगौर के अंदर जो महिलाएं होती है वो 16 गांठों वाली क्या बांधती है, एक धागा बांधती है अपने गले में, 16 धागों वाला, 16 गांठों वाला धागा। ये 16 गांठों वाला धागा क्यों, तो ध्यान रखना दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो ढींगा गणगौर की जो पूजा होती है वो 16 दिन तक होती है, और 16 दिन तक क्या होता है कि जो घर होता है, घर के अंदर जो दीवार होती है, दीवार पर क्या करते हैं कि 16 दिन तक इनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हाथ से छापे लगाए जाते हैं दीवार पर, यानी दीवार पर ढींगा गणगौर का चित्र बनाया जाता है। इसके अलावा 16 छापे भी लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा है कि ढींगा गणगौर के दौरान ही राजस्थान का सुप्रसिद्ध मेला और जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, और उसे कौन सा मेला कहा जाता है, बैतमार मेला कहा जाता है। कौन सा मेला कहा जाता है, बैतमार मेला कहा जाता है, जो जोधपुर शहर का परकोटा है वहां पर इसका आयोजन होता है। इसमें क्या होता है कि रात को ये महिलाओं द्वारा आयोजित होता है, और इसमें केवल महिलाएं आती हैं, नए नए स्वर्ण रचती हैं। इसके अलावा इस मेले में भाग लेती है, और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इस मेले में अगर कोई भी पुरुष जाता है और उस पुरुष को कोई महिला होती है, हाथ में छड़ी या डंडा होता है, उस पुरुष को मार देती है और वो लड़का कुंवारा होता है, तो ये मान के चलिए कि आने वाला वापिस 12 महीनों के बाद जो आने वाला ढींगा गणगौर का मेला है, तब तक उस आदमी की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ऐसी मान्यता है ढींगा गणगौर मेले की, जो कि ढींगा गणगौर के अवसर पर आयोजित होता है, जिसे बैतमार मेला भी कहा जाता है। अब देखिए कि ये जो ढींगा गणगौर है
ये किसको समर्पित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये शिव पार्वती को समर्पित है। इसमें शिव जी और पार्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो दीघा गंगोट जोधपुर में, ठीक है, इसे कब आयोजित होती है? चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया से लेकर शुक्ल पक्ष की तृतीया तक शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं 16 दिन उपवास करती है, व्रत करती है, पूजा करती है और 16 कांटों वाला धागा बांधती है। इसके जो समापन होता है उस समय बैतमार मेला जो महिलाओं द्वारा आयोजित होता है, और बैतमार मेले के अंदर जो कुंवारा आदमी जाता है और महिला किसी को गलती से भी डंडे से मार देती है, तो 12 जो आने वाली वापस बैतमार का मेला है, 12 महीना के जो 12 महीने होते हैं तब तक उसकी क्या हो जाती है? व्यक्ति की शादी हो जाती है। और जिसकी नहीं हुई है वो भी जाकर ट्राई कर सकता है कि सर मुझे शादी नहीं हो रही है, तो आप जाइए मेले के अंदर और जाके डंडे खाइए, आने वाले 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? अब पूछा है गहनों के बारे में, और पूछा किसका है कि राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने कहां पर बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है और अजमेर है। दोस्तों सवाल पूछा है मीनाकारी का, और मीनाकारी का जो गहना है वो कहां का प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, वो है जयपुर के प्रसिद्ध। जो तो मीनाकारी के गहने हैं वो कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि यह मीनाकारी की जो कला है उसमें क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मीनाकारी की जो ये कला है, इस कला में क्या होता है कि जो आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, उन गहनों के ऊपर सोने और चांदी के जो बारीक तार होते हैं उनसे बहुत ही अच्छी नक्काशी की जाती है, उसी को ही मीनाकारी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये जो मीनाकारी है, ये मीनाकारी मूल रूप से कहाँ की है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मीनाकारी मूल रूप से तो लाहौर की है। कहाँ की है? लाहौर की है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान या जयपुर में जो मीनाकारी है यहाँ पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ के एक शासक हुए थे मान सिंह, और मान सिंह मीनाकारी के जो कलाकार थे उन कलाकारों को लाहौर से लाकर जयपुर में बसाया था। अब सवाल यह पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मीनाकारी का कलाकार कौन था? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सरदार कुदरत सिंह। कौन से सिंह? सरदार कुदरत सिंह। ये कुदरत सिंह है, ये कुदरत सिंह है, वो क्या है? मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं राजस्थान के अंदर। अब ध्यान रखना कि राजस्थान में मीनाकारी का सबसे ज्यादा विकास किस शासक के समय हुआ? तो जयपुर के शासक थे, ध्यान रखना दोस्तों, राम सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय के समय राजस्थान के अंदर, या कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर मीनाकारी का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो ध्यान रखना, मीनाकारी के गहने जयपुर में बनाए जाते हैं। सोने चांदी की जो बारीक तारों से क्या किया जाता है? गहने बनाए जाते हैं। मूल रूप से लाहौर है, इनको लाने का श्रेय मान सिंह को दिया जाता है। कुदरत सिंह है वो राजस्थान के प्रसिद्ध मीनाकार हैं, और इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था मीनाकारी कला का, वो राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सवाल पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? यानी हमारे राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट या मुख्य न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायालय या उच्च न्यायालय, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? 4 ऑप्शन है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है या उदयपुर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सवाल क्या पूछा है आराम से समझिए। सवाल पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के बारे में पूछा है दोस्तों। ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर किस समिति की सिफारिश पर, राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1949 के अंदर एक समिति बनाई गई थी सरकार के द्वारा, सत्यनारायण समिति या सत्यनारायण कमेटी। इस समिति ने अनुशंसा की थी कि जो ये हाईकोर्ट है वो कहां पर बनेगा? जोधपुर में। अब सवाल ये पूछा जाता है
कि मुख्य न्यायाधीश जो ये उच्च न्यायालय है इसकी मुख्य पीठ तो कहां पर है, जोधपुर में, लेकिन एक इसकी खंडपीठ है। और खंडपीठ के बारे में भी कभी पूछ ले कि खंडपीठ कहां है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसकी एक खंडपीठ है जयपुर में है। अब सवाल कई बार यह भी पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान के पहले जो जज थे या जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था कमल कांत वर्मा। कौन से कांत वर्मा, कमल कांत वर्मा। और अगर वर्तमान का पूछ ले तो आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन न्यायाधीश का नाम आप सबको पता होगा कि वो है 37वें न्यायाधीश, उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती ये राजस्थान के वर्तमान के क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब ये देखिए उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय के बारे में और क्या सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखना दोस्तों जोधपुर के अंदर हाल ही में कब 29 अगस्त 2019 को 29 अगस्त 2019 को इस उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो राष्ट्रपति कौन है हमारे देश के, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद और उस समय के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, उन्होंने इसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था जोधपुर के अंदर ही। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। 1949 में सत्यनारायण समिति के आधार पर इसको जोधपुर में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, इसकी खंडपीठ है वो जयपुर में है। और इसके वर्तमान में जो 37वें मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती है। 29 अगस्त 2019 को 70 साल के बाद इसकी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की को छोड़कर एक नई बिल्डिंग को नई जगह पर किया गया, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। वो कहां पर किया गया, वो भी जोधपुर के अंदर ही किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब पूछा है पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी। अगर राजस्थान में सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल करना था, लेकिन 4 ऑप्शन है आपके सामने, माही, चंबल, बनास और लुणी। तो दोस्तों राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी नदी है वो नदी है बनास। कौन सी नदी है, बनास। अब बनास के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, इसका उद्गम स्थल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने, तो ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान के अंदर बनास नदी का उद्गम है दिवेर की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ियां है ये कहां पर है आपको पता होगा, दिवेर की पहाड़ियां है राजसमंद में। किस जिले में दोस्तों, राजसमंद जिले में है बनास नदी का उद्गम स्थल। लेकिन सवाल अगर आपको ये पूछ ले कि बनास नदी के उपनाम क्या है, तो इसको कहा जाता है वर्णासा। क्या कहा जाता है, वर्णासा। इसको कहा जाता है वन की आशा। किसकी आशा, वन की आशा। इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर। राजस्थान में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा चौड़ी नदी है वो कौन सी है, बनास नदी है। अब सवाल कभी पूछ ले आपको कि बनास नदी पर राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध बांध बना है, तो बनास नदी पर मेजा बांध बना है। कौन सा बांध बना है, मेजा बांध है। और मेजा बांध ध्यान रखना दोस्तों बनास नदी पर, मेजा बांध तो कोठारी नदी पर है, तो बनास नदी है। इस बनास नदी के बारे में और क्या सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान रखना बनास नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। इसे वन की आशा, वर्णाशा कहा जाता है। 480 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है करौली और फिर है कोटा। दोस्तों ध्यान रखना हमेशा कि जो ये दर्रा अभ्यारण्य है वो कोटा जिले में। किस जिले में दोस्तों, कोटा जिले में। और कोटा जिले में अभ्यारण्य कौन सा है, दर्रा अभ्यारण्य। अब देखिए दर्रा अभ्यारण्य के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं पूर्व में। तो दर्रा अभ्यारण्य है वो है कोटा में। अब सवाल पूछा जाता है कि दर्रा अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है,
तो आपको पता होगा चंबल नदी पर स्थित है। दर्रा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है, लेकिन जो पतले मुंह वाला होता है मगरमच्छ जैसा ही, वो होता है घड़ियाल। तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार का जलीय जीव है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में चंबल के अंदर, या आप ये कह सकते हो कि कोटा के अंदर दर्रा अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना की गई थी। तो सवाल ध्यान रखना क्या क्या पूछा गया है। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में? कोटा जिले में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कब बनाया गया? 1955। क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है घड़ियालों के लिए, और घड़ियालों की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण जीके के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।